साथियों, मैं हरिकेश्वराम सशक्त भारत चैनल से आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट गजेंद्र मांझी जी हैं। तो आज हम लोग का मूड हुआ कि भाई कल पूरे देश में बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई गई और सभी लोगों ने मनाया। जो बाबा साहब के विचारों को नहीं मानने वाले लोग हैं उन लोगों ने भी मनाया। ये सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो बाबा साहब के विचारों के विपरीत चलने वाले लोग हैं उन लोगों ने भी बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मनाया। तो इसी पर हुआ कि भाई हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इसका मायने क्या है और उसको किस परिप्रेक्ष्य में, किस रूप में इस तरह का जो चेंजेस जो आ रहा है उसको आप किस रूप में देखते हैं। तो अम्बेडकर, ये गजेंद्र जी, आपसे ये हम जानना चाहते हैं कि जो जिस तरह से अम्बेडकर जयंती मनाया गया कल, बिहार में भी हम लोगों ने देखा, दूसरी जगह भी देखा, तो यहाँ पर जो मनाया गया तो सभी लोगों ने मनाया। क्या बीजेपी हो, क्या कांग्रेस हो, क्या बीएसपी हो, क्या जनसुराज हो, सभी पार्टी ने, सामाजिक संगठनों ने भी मनाया। तो इस संबंध में आपको नया चीज़ क्या कुछ दिखलाई दिया इस बार के जयंती में? हरिकेश्वर जी, सबसे पहले तो भारत चैनल को, सशक्त भारत चैनल को मैं बधाई देता हूं कि इस प्रकार के डिबेट कराते रहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाते रहते हैं। असल में जो 134वीं जयंती इस बार अम्बेडकर साहब को हुई और हम लोगों ने अखबारों, मीडिया के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुआ कि पूरा देश में दलित वर्ग के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों या सोशल जस्टिस चाहने वाले लोग हों, बल्कि वो सोशल जस्टिस ही केवल नहीं बल्कि बाबा साहब की आलोचना करने वाले लोग भी, बाबा साहब को नहीं मानने वाले लोग भी वोट के राजनीति में आकर वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंतियां मनाई। तो बाबा साहब की महत्ता तो इस देश में बढ़ी है, बल्कि हरिकेश्वर जी आप और आगे जानकारी प्राप्त करें, चिंतन करें तो इस वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब अम्बेडकर की महत्ता बढ़ी है। आज चाइना बहुत बड़े मूर्ति लगा रहे हैं, अमेरिका जयंती मना रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में जयंती लोग मना रहे हैं। तो यह प्रमाणित कर रहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा के विद्वता के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विद्वता के जोर इस अंतर्राज्यीय स्तर पर कोई था नहीं। और आजकल जो हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियां वोट के पैटर्न पर मनाई जा रही है, लेकिन समाज के उत्थान के लिए जब मनने लगेंगे, उनके जो सिद्धांत और उनके विचार है उनको अंगीकार करके जब आगे इस देश में बढ़ेगा तो यह राष्ट्र की उन्नति की ओर जाएगा। और इसके लिए देर सवेर ही सही हरिकेश्वर जी, लेकिन जब बाबा साहब को अंगीकार किया है, उनके सिद्धांतों को, विचारों को जब ग्रहण किया है, तो आज न कल वह सोशल जस्टिस चाहने वाले लोग समझेंगे और आज गलत दिशा में भी चल रहे हैं तो कल सही दिशा में चलेंगे। ये मैं इसी रूप में मैं इसको परिचर्चा के रूप में नहीं, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती उसी रूप में मनाई जा रही है जिस रूप में भारत में। तो दरअसल एक बात आपको बता दूं कि विद्वता के मामले में बाबा साहब का तो कोई जोड़ नहीं था और विदेशों में विद्वता का बड़ा महत्व है। विद्वता का तो हर एक जगह महत्व है, लेकिन खासकर विदेशों में जो पढ़े लिखा, मान लीजिए अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षा को, ज्ञान को मुख्य बनाया गया है। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है अभी। तो देश के लोग जो है अगर बाबा साहब को मान भी रहे हैं,
दलित वर्ग के लोग, अति पिछड़े के लोग, ये सब जो है तो धीरे 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 बाबा साहब को तो दिल से एक्सेप्ट मालिक किए हुए हैं। आप देखिएगा कि हर एक कास्ट का भी अपना एक देवता होता है, हर एक जात में, लेकिन सभी देवताओं अपना कास्ट के आगे बाबा साहब को लोग रख रहा है क्या? हाँ हाँ, जिसे चौहड़मल का भी मान ले कहीं हो रहा है ना, तो बाबा साहब तो हाँ बाबा साहब का भी चर्चा हो जा रही है। हो रही हाँ, एक नंबर में अगर पूछेगा कि मैंने बाबा साहब, 2 नंबर में ठीक है वो। है, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन स्थिति क्या है कि अभी भी बाबा साहब का जो विचार है ना, विचार को अभी भी लागू नहीं किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यही है। हरकेश्वर जी, मुझे हमको जो लग रहा है कि बाबा साहब की विचार और सिद्धांत और जिस इस 1,40,1,40 140 करोड़ का आसपास करोड़ लोगों को कि देश को व्यवस्थित करने के लिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो आज उस संविधान की चुनौतियां क्या है हरकेश्वर जी, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। आप इस संबंध में आप कुछ जानकारी? संविधान देखिए, आज संविधान की खूबसूरती सबसे पहले ये है कि कोई आदमी जब फेरा में पड़ता है तो संविधान की शरण में जाता है? जिसको हम लोग राम मानते हैं, राम भगवान जिसको मानते हैं, उनको भी न्याय मिला संविधान के माध्यम से मिला। ठीक है, संविधान का ही देन है कि आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे कि एक मजदूर का बेटा भी अफसर बन जा रहा है, दरोगा बन जा रहा है, कोई मान लीजिए कि इंजीनियर बन जा रहा है, डॉक्टर बन जा रहा है। ठीक है, तो ये संविधान की भी ताकत है। पहले इस संविधान के पहले कोई नहीं सोच सकता था कि गरीब घर का आदमी कोई बड़ा पद पर जाएगा। तो आज तो गाहे बेगाहे सुनने को मिल जाता है, वही फलाना मजदूर का बेटा तो आइस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल कह हरकेश्वर जी, पहले मान लिया ऋषियों मुनि की सत्ता था और महाराजाओं के जरिए चलता था। और वैदिक काल था। वैदिक काल में लोगों को बहुत सारे प्रतिबंध थे। हाँ, प्रतिबंधित थे, अधिकार ही नहीं था। प्रतिबंध था। तो आज तो प्रतिबंध तो नहीं है। लेकिन जो मेहनत करेगा, है कि नहीं, आज जो मान लीजिए उसको अगर उस लेवल में पहुंच जाएगा तो उसको जगह मिल जाएगी। ये संविधान का बहुत बड़ा ताकत है। और जो भी आदमी जब परेशानी में फंसता है, आप देखिएगा, ये कोई भी आदमी परेशानी में जब फंसता है तो संविधान की शरण में जाता है, कानून की शरण में जाता है, वहीं से उसको न्याय भी मिलता है। बिल्कुल हरकेश्वर जी, आपका कहना है कि मान लिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इस देश को संविधान दिए, उसी से ही सक्षम हो पा रहा है लोग। हाँ, लोकतंत्र हो या न्याय व्यवस्था हो। आज की तारीख में भले 10% ही लोगों को मान लीजिए कि मौका मिल पाया हो। हम इस मानते हैं कि जो संविधान में जो प्रदत्त शक्तियां हैं, जो अधिकार है, उसका मात्र 10% शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को मिला है। ठीक है, चलिए हो रही है प्रगति, तो धीरे धीरे हो रही है। परसेंटेज तो किसी भी चीजों को धीरे धीरे बढ़ती है। उसका वजह भी है, उसका वजह ये है कि अभी तक जो भी मिला शेड्यूल कास्ट को बिना संघर्ष के मिला। लेने वाले को पता नहीं कि उनको क्यों मिल रहा है, लेने वाले को पता नहीं है कि उनको किस कारण से ये चीज मिल रहा है, और देने वाले को भी बोझ नहीं लग रहा था कि हम इसको दे रहे हैं, चलो ठीक है, उसको लगता है हम कल्याण कर रहे हैं, एक आदमी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब उनको एहसास ही नहीं था कि भारत के सामाजिक व्यवस्था में जो अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा उसके जरिए मिल रहा है। हाँ, ये उसको एहसास ही नहीं था। उसको एहसास ही नहीं था, नहीं समझे। तो जो मिला इजीली, जो आसानी से मिला, वो ले लिया, उसी में 10% लोगों को मान लिया कि लाभ हो गया। ठीक है, लेकिन अब चूंकि स्थिति जो उत्पन्न हो गई, अब चुनौतियां जो बताए, अभी जो स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब लोग पढ़ लिखे हैं, तो पढ़ लिखे हैं तो जानकार भी हो गए हैं, समझ भी रहे हैं अधिकार को, और कहीं कहीं लड़ना भी शुरू कर दिए। तो जो लड़ना जब शुरू कर दिए, तो देखिए 2 चीज़ है, अगर आप किसी से मांगिएगा तो अपना सुविधा देखते हुए जो कि हमको कुछ ज़्यादा नुकसान है तो हमको दे देगा। लेकिन जैसे ही अधिकार की जब बात करिएगा ना कि मेरा अधिकार है, तो आदमी आपको गुस्सा आ जाएगा, साला ये तो कोई बोलता नहीं था,
ये तो बोलता नहीं था, अब मान ले कि ये बोल रहा, इन अनबोलता धन था, इससे जानवर की तरह रहता था ना, गाय बैल जो इधर था। बिल्कुल बिल्कुल हरिकेश्वर जी, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय दलित वर्गों में शिक्षा की प्रतिशत 10 थी। आज हमारे बीच दलितों के बीच 66% साक्षरता दर है। तो हम तो बढ़े हैं, अम्बेडकर के कारण ही बढ़े हैं, संविधान के कारण ही बढ़े हैं। अभी तो ऑटोमेटिक बढ़े हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपका योगदान, हमारा योगदान नहीं। आपने लड़ के उस परिस्थिति में नहीं है कि आप लड़ के हम छीन लें, हमारे जितना अधिकार हमको मिलना चाहिए उतना मिल जाए, अभी वो पोषण नहीं है। लेकिन आप जो लड़ना शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे हो गया, तो जैसे लड़ना शुरू तो दूसरे लोग आपके विरोध में खड़े हो गए हैं। तो आज आप देखिएगा कि शेड्यूल कास्ट को अब आगे बढ़ने में कांटा बोया जा रहा है। तो यही चुनौतियाँ हैं। लेकिन जब धीरे धीरे इसे और थोड़ा सा मजबूत स्थिति में हो जाएगा तो धीरे धीरे। हरिकेश्वर जी, आपसे हम ये भी जानना चाह रहे थे कि चुनौतियां है, अम्बेडकर बाद की, अम्बेडकर के संविधान की चुनौतियां है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो अम्बेडकर बाद की चुनौतियों के विरुद्ध में खड़े हैं? जो अम्बेडकर के संविधान के पहले से जो सत्ता संपन्न है, जिनको मजबूत पोजीशन है, सब अधिकार लिए हुए हैं, उनको लग रहा था कि जब अपना अधिकार लेगा तो हम ही में से लगेगा, हम तो ले रहे हैं पहले से, उसी में हमें से कटौती होगा। अच्छा। तो वे लोग नहीं चाहते हैं कि इनको अधिकार मिले, ठीक है। और अगर मान ले कि उसको अपना बचाते हुए अगर थोड़ा बहुत आपको दे तो ले लो भाई, चलो 2% ले लो, 1% ले लो, आधा ले लो, मतलब इस तरह से। लेकिन जैसे ही आप पूरा का पूरा चाहिए, अब मान लीजिए स्थिति जो बढ़िएगा तो अब अधिकार को समझिएगा तो हर एक जगह लड़िएगा ना। हाँ, आपने ठीक ही कहा कि पहले लोग समझ रहे थे कि हम कल्याण कर रहे हैं, अब वो उलट के वो समझ रहे हैं कि अब तो ये हम अधिकार छीन रहा है। नहीं, अधिकार पूर्वक मांग रहा है ना, अधिकार पूर्वक अधिकार मांग रहा है, अधिकार पूर्वक मांग रहा है। हाँ, यही समझ में तो यही अंतर हो गया है आज, जिसके चलते परेशानी उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये घबराने की जरूरत नहीं, ये फेज है। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा ना तो आपका विरोध में लोग खड़े होंगे, लेकिन आप मजबूती के साथ जब डट जाइएगा ना हमको चाहिए ही है कि नहीं, तो धीरे धीरे सारा अधिकार आपको मिल जाएगा समय के हिसाब से। आप देखिएगा ना कि 70-80 साल के बाद आप देखिएगा कि हो जाता है कि रिजर्वेशन की किसी को जरूरत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज में सामाजिक लड़ाई के बाद समझौता करना ही पड़ता है। हाँ? तो कल उनको जो आज हमारे विरुद्ध में खड़ा है, उनको कल समझौता करना ही पड़ेगा। जैसे पहले की स्थिति में देखते थे ना कि आप सुनते भी होंगे कि भाई पहले दलित वर्ग के लोग या पिछड़े वर्ग के लोग भी सवर्णों के सामने खटिया पर नहीं बैठ पाते थे। बिल्कुल सही बात। संघर्ष हुआ, लोगों ने विरोध किया, आज वो चीज खत्म हो गया। अगर विरोध नहीं होता तो खत्म नहीं होता, वो नहीं होता। उसी तरह से आज चूंकि अधिकार आपका है, उस अधिकार को हड़पे हुए उसको मान लीजिए आप मांगते हैं तो आपके विरोध में खड़ा हो जा रहा है। लेकिन जब आप मजबूती से हो जाइएगा, बोला कि नहीं अब इसको हम बचा पाना संभव नहीं है, तो आपको देने के लिए राजी हो जाएगा और हार पा गए आपके साथ समझौता उसको करना पड़ेगा। ये समय आएगा, समझे ना, तो ये समय लगेगा उसमें। लेकिन आज के सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल अपने अधिकार को तो बढ़िया ढंग से समझ ले और लोगों को भी चर्चा में बताए, अपने अधिकार के बारे में बताए, चर्चा करें, डिस्कशन करें, विमर्श करें, तब जाके होगा। अब ऐसे मान लीजिए होता है क्या कि आप कुछ रहे सोच, वो सोच रहा है कुछ। अब देखिए पर चर्चा में क्या होता है, आप देखिए एक उदाहरण बताते हैं आपको। अभी कहता है कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, सुनते हैं ना, कहता है कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, आप पॉलिटिकल कारण से। वो तो जो उनको जिनको संविधान का ज्ञान नहीं है वो लोग बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि 10% के लिए टाइम फिक्स तो किया ही नहीं गया था, कि वो तो ये किया गया था कि 10 वर्ष के बाद जो है ना समीक्षा होगी। उस समीक्षा का फिक्स था कि भाई हर एक 10 वर्ष हम समीक्षा करेंगे ताकि हम देखेंगे शेड्यूल कास्ट कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, और उसके लिए हमको क्या और करना पड़ेगा, क्या आवश्यकता और है। तो समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष का समय, और भी पॉलिटिकल क्षेत्र में, वो भी पॉलिटिकल राजनीति में पॉलिटिकल जो आरक्षण है उसमें मान लिया हुआ, लेकिन गलत ढंग से प्रचारित है। तो वो सब चीज़ को धीरे धीरे जब समाज के लोग समझेगा और स्वयं जब आप समझिएगा तो आपको उल्टा पुल्टा कोई नहीं समझा पाएगा। तो चूँकि आपसे उल्टा पुल्टा हम समझ लेते हैं ना, उसी हिसाब से एक्ट भी कर देता है ना। बिल्कुल। लेकिन हम समझने के अगर सही बात हम समझेंगे
अगर वो समझ जाएगा कि उल्टा पुल्टा बात समझने वाला भी नहीं है, जागरूक हो गया है, तब आपको उल्टा पुल्टा समझाने की कोई कोशिश नहीं करेगा, तब सही मायने में आपका संविधान लागू होगा और आपका 100% जो है लागू होगा, सबको न्याय तब जाके मिलेगा। यही मान लीजिए हमको लगता है। आजकल देखते हैं हरकेश्वर जी कि बाबा साहब जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किया, अब आरक्षण के दौर में बहुत सारी जातियां शामिल होने के लिए भाग दौड़ की कवायद कर रही हैं। उनको लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, उनको लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, और जिसके चलते सूची डिस्टर्ब किया जा रहा है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सूची जो बनाया गया था, आप देखिएगा कि उसमें लिखा हुआ है 341 में या 342 में प्रावधान है, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि भाई सूची में फेरबदल हो सकता है, किसी को सूची में शामिल किया जा सकता है या सूची से हटाया भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन किस परिस्थिति में? पहला तो ये है कि परिस्थिति ये है कि कोई गलत तरीके से सूची में शामिल कर गया हो हाँ, बहुत से आदमी है कि हो जाता है कि बाहर रह गया होगा और शेड्यूल कास्ट की सब योग्यता रखता हो, लेकिन किसी वजह से मान लें कि उसका साक्ष्य नहीं मिला, चाहे वो नहीं आ पाया, वो छूट गया गलती से, अब बाद में मालूम होता है कि नहीं तो शेड्यूल कास्ट में रहने लायक था, इसको ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये स्थिति उत्पन्न हो, इसीलिए ये व्यवस्था संविधान में किया गया, लेकिन उसको बहुत हार्ड बनाया गया। हार्ड इसलिए बनाया गया ताकि पॉलिटिकल कारण से कोई उसमें फेरबदल नहीं कर सके, तो इसलिए स्टेट को पावर उसमें नहीं दिया गया, क्योंकि स्टेट जो है वही ना चुनाव लड़ती है। स्टेट जो है चुनाव लड़ती है, उनको वोट चाहिए, हाँ। तो इसलिए पार्लियामेंट को दिया, पार्लियामेंट को पावर दिया। हाँ, उनको लगा हुआ कि यदि स्टेट को देंगे तो अपने वोट के हिसाब से हर को समाते रहेगा, निकालते रहेगा। हाँ, आरक्षण सूची में से निकाला जाएगा, किसी को समाया जाएगा। हाँ, इसके कारण स्टेट पावर जिसके कारण शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए अगर सोचित है बाबा साहब, इसके आधार पर इन्होंने ये सब व्यवस्था किया था, ठीक है। लेकिन अब जो आ रहा है, तो अब लोगों को कन्फ्यूजन क्या है, लोगों को ये लगता है कि हम तो भाई दुसाध से भी गरीब आदमी हैं, तो वो जो शेड्यूल कास्ट में है तो हम क्यों नहीं? अरे भाई, गरीबी कोई आधार है ही नहीं उसमें, तो शेड्यूल कास्ट के लिए कहीं कोई गरीबी आधार ही नहीं है, वो तो अनटचेबिलिटी है। हाँ, जो अनटचेबल रहा है, हाँ, जिसको साक्ष्य मिला है, वो शेड्यूल कास्ट में है। हाँ, अनटचेबल मनोवर, जिसको चापाकल पर नहीं जाना देता था, कुआं पर नहीं जाना देता था, नहीं, अनटचेबल का जिससे छूत लग जाती थी। नहीं, वही चीज नहीं था। मतलब एक तरह से समाज से बहिष्कृत लोग थे, समाज से बहिष्कृत था, किसी चीज में इनको शामिल नहीं किया जाता था, और समझिए कि मेन स्ट्रीम से इनको अलग रखा जाता था, ठीक है। जिसके कारण मान लें कि पिछड़ गए, तो जो अस्पृश्यता के शिकार थे, जो मान लें कि जिनको एक तरह से पृथक मान ले करके रखा गया था, तो उन लोगों को शेड्यूल कास्ट में था। लेकिन ये लोग इस बात को समझते नहीं, ठीक है, और वही गलत फहमी में करते हैं। आई भी तय बहुत लोग को जाता है, वहाँ से लौट के आ जाता है, इसलिए उतना आसान नहीं है। यहाँ से अगर लिस्ट अगर स्टेट भेजती है, तो हम जानते हैं रजिस्ट्रार जनरल का मामला जाता है। हाँ, उसके कई प्रक्रिया और रजिस्ट्रार और सभी जातियों का जो है ना लेखा जोखा रजिस्ट्रार क्या है? हाँ, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, उसका सबका लेखा जोखा है, उसे मिलान करता है कि उस जाति के संबंध में आप जो बोल रहे हैं और पहले जो आया वो है कि नहीं है, तो वहीं से रिजेक्ट कर देता है। अभी मान लीजिए कि देखिए ना, ये सब ताती तत्व वाला को भड़का, तो भाई अगर भीड़ दिखा के, अगर हंगामा करके, अगर आप चाहिए जबरदस्ती ले लें, तब तो संविधान रहेगा नहीं है। तो जबरदस्ती का चीज़ नहीं ना है। संविधान के भावनाओं के विपरीत जो मूल तत्व है, उसके विपरीत आप जबरन मान लीजिए कि आप जो कोशिश करिएगा, तो पॉलिटिकल रूप से कोशिश करिएगा, लेकिन उसको मान्यता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको लगता है कि करेगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट इसलिए तो तय किया गया था ना। तय करने के बाद भी नीतीश कुमार ने कई जातियों को शामिल कर दिया जबरन। हाँ, लेकिन जिससे बाद में रिजेक्ट हो गया। हाँ, रिजेक्ट हो गया। अभी ताती तत्वा का है, फिर एसटी में मान लें कुछ होता, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। अब फिर मान लें कि लोग लगा हुआ अभी भी दो तो पॉलिटिकल पार्टी नया बना है। अभी जो आईपी गुप्ता का एक नया आया हुआ है, आए वो मान लीजिए कि हाँ वो है, क्या नाम है, सहनी, कहता ही है कि हमारे जाति को हम दिलाएंगे यहाँ से, ठीक है।
वो कहता है नहीं कि हमारा बंगाल में शेड्यूल कास्ट में है तो यहाँ का नहीं। मुकेश सहनी के मामले में जो 12 जातियों को आरक्षण मांग रहे हैं, रजिस्ट्रार जनरल ने 3 बार रिजेक्ट करके भेजा। तो वो मिल ही नहीं रहता, कहाँ से करेगा उसको, है कि नहीं। तो इनका ये तर्क है, कहते हैं कि बंगाल में हम शेड्यूल कास्ट में तो बिहार में क्यों नहीं है। तो उनको ये जानकारी नहीं है कि भाई बिहार के में आपके जाति के लोग अनटचेबल्स नहीं था इसलिए नहीं है, वो बंगाल में अनटचेबल्स के रूप में था इसलिए वहाँ लिस्ट में है। तो ये कहना कि जाति नहीं, इस मामले में शेड्यूल कास्ट का भी, जैसे बिहार के धोबी को शेड्यूल कास्ट में है, हाँ, और उनको आरक्षण प्रोवाइड है, मिलता है यहाँ। बंगाल में नहीं मिलता है उनको, इसका क्योंकि अनटचेबल नहीं रहे हैं। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है कि शेड्यूल कास्ट की सूची जाति के आधार पर नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जाति का आधार होता तो हर एक जगह से जाति को उसमें शामिल जाता। तो ये अनटचेबिलिटी के आधार पर है, जहाँ उस जाति के लोग अनटचेबल्स थे वो शेड्यूल कास्ट, जहाँ अनटचेबल्स थे शेड्यूल कास्ट में नहीं, यही ना है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि शेड्यूल कास्ट का सूची जाति के आधार पर नहीं है बल्कि अनटचेबिलिटी के आधार पर है। और हमारे जिसके साथ अनटचेबिलिटी हुआ वो शेड्यूल कास्ट, जिसके साथ अनटचेबिलिटी नहीं हुआ वो शेड्यूल कास्ट नहीं, बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, तो आज हम लोग अब समाप्त करें। हाँ, जय भीम, जय जय भारत, जय भारत।